Welcome to Diplomacy of UPSC. Today in this video, I'm going to start a new course on YouTube on GS paper 4, that is Ethics, Integrity and Aptitude. This GS paper 4 consists of 250 marks. ऐसा मैंने आपको लास्ट वीडियो जो मैंने स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन फ्रॉम स्क्रैच इसके ऊपर भी बताया था दैट दिस पेपर कंटेंस 250 मार्क्स और इसमें दो सेक्शंस होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी. पार्ट ए इज द थ्योरी वाला सेक्शन एंड पार्ट बी इज द केस स्टडीज. इसमें 10 मार्क्स से सवाल आते हैं, 150 वर्ड्स ईच. और जो केस स्टडीज के क्वेश्चंस हैं उसमें 6 क्वेश्चन आते हैं 250 वर्ड्स वर्ड लिमिट के अराउंड. ठीक है. सो ये जो कोर्स होगा हमारा यूट्यूब के ऊपर, ये कंप्लीट एंड टू एंड कोर्स होगा. दैट मीन्स यू डू नॉट हैव टू रेफर टू एनी अदर काइंड ऑफ मटेरियल्स. कोई भी और स्टैंडर्ड बुक्स की ज़रूरत नहीं होगी. ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रेड एवरी सिंगल वन ऑफ देम और उसका जो वैल्यूएबल कंटेंट है वो मैंने इस नोट्स में ऐड कर दिया है. ठीक है. ऑल्सो यू विल गेट द कंप्लीट PDF ऑफ इट इन द टेलीग्राम चैनल. अभी तो नीट की वजह से टेलीग्राम बैन है इंडिया में, बट 22 को आई थिंक वो लाइव होने वाला है. तो मैं उसके बाद टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा. यू कैन ज्वाइन एंड डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. ठीक है. सो उसमें आपको 2 PDF मिलेगी. ये जो PPT से मैं पढ़ा रहा हूँ, यू विल गेट द PPT एज वेल एज यू विल गेट द प्रिंटेबल PDF. मतलब वो A4 शीट में होगी, वाइट कलर के शीट में, और आप उसको प्रिंट करके खुद के एंड से जो वैल्यू एडिशन करना चाहो उसमें कर सकते हो. बट एज फार एज दिस कोर्स इज कंसर्न, ये आपको योर वन स्टॉप सॉल्यूशन. आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ को कवर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल थ्योरी, केस स्टडीज, PYQs of at least 12 to 13 years. We'll discuss in each and every session. जो भी हमारे बीच में डाउट होगा, we'll take one-on-one डाउट क्लियरिंग सेशंस. यूट्यूब पर ये हम कंप्लीट वहाँ पे डिस्कस करेंगे. और जिस भी तरीके का वैल्यू एडिशन के पॉइंट्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल करंट इवेंट से कोई स्टेटमेंट आया हिंदू में या फिर इंडियन एक्सप्रेस में, विच यू कैन ऐड इट इन योर आंसर्स, सो हम उसको भी डिस्कस करेंगे इन द वैल्यू एडिशंस वाला लेक्चर्स. सो दिस इज द लेक्चर 1. आज हम इसको शुरू करेंगे और इसके अराउंड 45 लेक्चर्स होंगे, जिसमें एंड टू एंड फॉर एग्जाम्पल इसमें आपका थ्योरी का पार्ट रहेगा, केस स्टडीज रहेगा, एज वेल एज PYQs रहेगा एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे. ठीक है. सो 45 लेक्चर्स तक आपको बने रहना है एंड यू हैव टू रिवाइज द नोट्स कंसिस्टेंटली. आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतनी अच्छी आपके कंसेप्ट के ऊपर जो पकड़ है वो बनेगी. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. सो इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स. आज के लेक्चर्स में हम फंडामेंटल ऑफ एथिक्स, मोरालिटी, अगर टाइम मिला तो हम लीगैलिटी को भी इसी वीडियो में देखेंगे, अदरवाइज विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. ठीक है. तो आज हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे और एथिक्स के ऊपर काफ़ी लेक्चर्स आएंगे, सिर्फ एथिक्स टॉपिक के ऊपर, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है. ठीक है. स्कीम ऑफ द पेपर, जैसे मैंने आपको बताया दैट इट इज GS पेपर 4. 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और जो वर्ड लिमिट है 10 मार्कर के लिए 150 वर्ड्स एंड 15 मार्कर के लिए 250 वर्ड्स. सो इस स्पेसिफाइड वर्ड लिमिट्स में ही हमें लिखना रहता है, नॉट एग्जैक्ट 250, बट उस रेंज में लिखना रहता है. +- 10 हो सकता है आपका. सो व्हाट विल बी माय मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग. मैं इस लेक्चर सीरीज में कंप्लीट सिलेबस को कवर करूंगा. ठीक है. डिटेल स्टडी होगी सारे थ्योरीज की, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको इंट्रोडक्शन में लिखना रहेगा, बॉडीज में लिखना रहेगा और समटाइम कंक्लूजन में भी अपने आंसर्स में लिखना रहेगा. ठीक है. तो कंप्लीट डिटेल स्टडी होगी थ्योरी की. डाउट क्लियरिंग और रिवीजन सेशंस होंगे. डेडिकेटेड सेशन फॉर केस स्टडी, जैसा मैंने आपको बताया, PYQ होंगे और PDF मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. तो चलिए शुरू करते हैं एथिक्स. सो व्हाट इज एथिक्स. एथिक्स जो है उसका ओरिजिन, इट हैज़ द ओरिजिन ऑफ ग्रीक ओरिजिन है इसका. फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो जब भी हम ये पढ़ेंगे एथिक्स में कोई भी ऐसा टर्म्स, मेजॉरिटी
का जो ऑरिजिन है दैट इज ऑफ ग्रीक ऑरिजिन। जो भी पीएसआईआर या फिर फिलोसफी के बच्चे हैं, आपको पता होगा कि जितने फिलोसोफर्स हुए हैं, फॉर एग्जांपल सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल या और जितने इम्पोर्टेंट फिलोसोफर्स हुए हैं, सबका ओरिजिन जो है वो ग्रीक में था। उस समय का वो फिलोसफी का हब था। सो उसी रीजन से ये जितने टर्मिनोलॉजीज हैं, इन सबका ओरिजिन भी ग्रीक ओरिजिन ही रहेगा। ठीक है। सो जो एथिक्स का वर्ड है, इट इज इट हैज़ द ग्रीक ओरिजिन और इसका मतलब होता है हैबिट और कस्टम। हैबिट जो है इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल एक हैबिट क्या होता है? हैबिट इज डे टू डे रूटीन। ठीक है। डे टू डे रूटीन में हम अगर एक स्पेसिफाइड रूटीन को फॉलो करते हैं, दैट इज कॉल्ड एन हैबिट। फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, व्हाट द पेरेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अ चाइल्ड, कि वो सुबह उठे, सुबह मॉर्निंग का पढ़ाई करे, एक फ्रेश शार भगवान की पूजा करे, फिर अपने स्कूल को जाए। दैट इज अ हैबिट। और अगर ये पूरे फैमिली इसको फॉलो कर रही है और अगर पूरी सोसाइटी इसको फॉलो कर रही है, दैट बिकम्स अ कस्टम। सो हैबिट का जो अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज अ कस्टम। क्लियर है? सो एथिक्स इज ब्रांच ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी को के ऊपर अभी हम कुछ स्लाइड्स में बात करेंगे। तो फिलोसफी का जो एक ब्रांच है, दैट इज एथिक्स। और इसमें सिस्टमाइज किया जाता है, डिपेंड एंड रिकमेंड किया जाता है कि कौन से एक्शन राइट है एंड कौन से एक्शंस रॉन्ग है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। देयर इज अ पर्सन ए। ए पर्सन ए है, सॉरी, हाँ, लेट अस सपोज ए पर्सन ए। इस पर्सन ए, इसका जो फैमिली है उसके अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड। ही हैज़ 2 ऑप्शंस। सी ये जो ऑप्शंस है, या तो वो राइटफुल मीन्स से अपना लाइवलीहुड अर्न करे या फिर वो स्टील करके, चोरी करके, किडनैपिंग, मर्डर इससे थ्रू पैसे को अर्न करे। सो अगर वो राइटफुल मीन्स से अर्न करता है, तो वो एक फेयर अर्निंग होगा। और अगर वो अनराइटफुल या फिर कोई गलत तरीके से पैसा अर्न करता है, तो वो अनफेयर वर्क होगा। ठीक है? सो इट डिफाइंस, दोनों का आउटकम सेम है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पर्सन ए है, वो चोरी करके पैसा कमा रहा है अनफेयर मीन्स से, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं। वो मेहनत करके, कोई जॉब करके, कोई बिजनेस करके पैसे कमा रहा है, उससे उसको पैसे मिल रहे हैं। आउटकम इज द सेम, बट जो मीन्स है, मीन्स इज नॉट राइट। एक फेयर है, एक अनफेयर है, एक राइट है और दूसरा रॉन्ग कंडक्ट है। सो एथिक्स ही हमें बताता है कि कौन सा एक्शन राइट है और कौन सा एक्शन रॉन्ग है। इट डिपेंड करता है टाइम वेरिएशंस के ऊपर, कि कौन सी सोसाइटी में कौन से टाइम पीरियड पे कौन सी चीज़ सही मानी जाती थी और कौन सी चीज़ गलत मानी जाती थी। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल एंशिएंट इंडिया में, एंशिएंट नहीं मतलब अभी से कुछ साल पहले तक, 20-25 साल पहले तक, लव मैरिज को हम एक टैबू मानते थे। या आप 50 साल आप पहले चले जाओ, लव मैरिज को हम एक टैबू मानते थे। अरेंज मैरिज वाज़ वाइडली स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री। मेजॉरिटी अरेंज मैरेजेस हो रहे थे। बट आज के प्रेज़ेंट सर्कमस्टांसेस में फैमिली एंड द सोसाइटी इज़ ओपन टू इट। तो ये जो चीज़ें हैं, ये इवॉल्व करती हैं विथ टाइम। ठीक है? एक और टर्म आता है मोरालिटी। मोरालिटी को हम एथिक्स के साथ इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, बट एथिक्स इज़ नॉट इक्वल टू मोरालिटी। ठीक है? कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो एथिक्स और मोरालिटी में सिमिलर होते हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीटली अलाइन्ड टू ईच अदर, कंप्लीटली सेम नहीं है, बट दे हैव सिमिलर काइंड ऑफ बेस। क्लियर? डेफिनेशंस ऑफ एथिक्स। देयर आर अ वेरी सीरीज ऑफ डेफिनेशंस। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सम इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स आर देयर, इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स आर देयर, जिन्होंने अलग-अलग डेफिनेशंस दी है एथिक्स की, बट मोर और लेस जो इनका मीनिंग होता है, दैट इज़ सिमिलर। सो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ऑफ फिलॉसफी ने डेफिनेशन दिया दैट द मोरल प्रिंसिपल ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेडिशन और ग्रुप और एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड एथिक्स। ठीक है? सो आपको ये डेफिनेशंस 2 से 3 डेफिनेशन याद करके रखनी है और जो भी आंसर्स होंगे, फॉर एग्जांपल यू हैव अ क्वेश्चन ऑन एथिक्स, दैट एथिकल डायलेमा का क्वेश्चन है।
एथिकल डायलेमा का क्वेश्चन है या फिर एथिकल क्राइसिस का क्वेश्चन है. So you can start your answer with definition of ethics that according to Cambridge Dictionary of Philosophy, ethics can be defined as the moral principle of particular tradition, group or individual. So in this case scenario, और फिर आप उस पर्टिकुलरली उस आंसर के ऊपर अपने आंसर को उस क्वेश्चन के ऊपर अपने आंसर्स को बिलोंग कर सकते हैं. एक और डेफिनेशन है रूसवर्थ ट्रेडर की. ये बहुत इन्फ्लुएंशियल पर्सन थे. उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया, सार्क ने अपना डेफिनेशन दिया है. उन्होंने तो एक्चुअली 2 डेफिनेशन दिए. तो ऐसे किसी भी तरीके का आप डेफिनेशन को याद कर सकते हैं और इससे अपने आंसर्स को या तो आप शुरू कर सकते हैं या फिर यू कैन ऐड इट इन योर कंक्लूजन वाला पोर्शन. फिलॉसफी. जो वर्ड फिलॉसफी है, जैसे मैंने आपको बताया ग्रीक ओरिजिन ही है सब कुछ, तो उसका भी ग्रीक ओरिजिन है और इसका लिटरल मीनिंग जो होता है लव ऑफ विजडम, मतलब विजडम से प्यार करना. ठीक है. सो वाइज पीपल आर नॉट ओनली दोज हु हैव द नॉलेज बट ऑल्सो नो हाउ टू यूज इट इन अ गुड लाइफ. मतलब क्या होता है कि वाइज पीपल वो होते हैं, समझदार लोग वो होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है बट नॉलेज के अलावा उन्हें ये भी पता होता है कि कैसे उस नॉलेज को यूज करके एक सही जिंदगी जी जा सकती है जो अपने लिए भी सही हो, अपने फैमिली के लिए भी सही हो और समाज के लिए भी सही हो, फॉर अ बेटर वैरायटी ऑफ सोसाइटी भी वो सही हो. क्लियर है. सो ऐसी नॉलेज जो होगी वो वाइज पीपल उसको वैसे यूज करेंगे और उस स्टडी को हम लोग फिलोसफी बोलते हैं. लेट अस टेक विद एन एग्जांपल. हम कोई भी टर्मिनोलॉजी या फिर कंसेप्ट होगा, हम ट्राई करेंगे कि हम उसे अ, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सके फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन ए मान लेते हैं. पर्सन ए, उसको बचपन से बायोलॉजी का काफ़ी अच्छा नॉलेज है. ठीक है. बट अनफॉर्चुनेटली वो बचपन से या फिर अपने चाइल्डहुड से ऐसी संगति में रहा है, ऐसे सराउंडिंग्स में रहा है दैट ही हैज डेवलप अनफेथफुल टर्म्स. उसी गलत इन्वायरमेंट की वजह से उसे गलत आदतें पड़ रही हैं. नाउ आफ्टर बिकमिंग एन एडल्ट ही बिकम अ डॉक्टर. एंड डॉक्टर जो है वो किसी भी सोसाइटी में बहुत ही हाई वैल्यू होल्ड करता है बिकॉज वो सोसाइटी को सर्व करता है इन वन वे और द अदर. बट आफ्टर बिकमिंग डॉक्टर what the person A does, because उसका जो नेचर है दैट इज वेरी अनएथिकल. तो वो क्या करेगा कि ऑर्गन ट्रैफिकिंग उसने शुरू कर दिया. तो क्या है कि ये राइटफुल मीन्स है? नो. क्या ये सही या फिर अनफेयर है? क्या ये सही और फेयर है? नहीं, ये तो अनफेयर है. सो क्या वो वाइज पर्सनालिटी कहलाएगा? द आंसर इज नो. ही इज नॉट अ वाइज पर्सन बिकॉज उसके पास नॉलेज तो है बट ही डज नॉट हैव द नॉलेज टू यूज द नॉलेज इन अ गुड वे ऑफ लाइफ. उसे सही तरीके से यूज करना उसे नहीं पता है. सो ही इज नॉट अ वाइज मैन. सो ही डज नॉट हैव द नॉलेज ऑफ फिलोसफी. सो फिलॉसफी जो है ये एक ऐसा स्टडी है जिसमें जनरल और फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जांपल एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन, नॉलेज का क्वेश्चन, वैल्यूज का क्वेश्चन, क्या ऑर्गन ट्रैफिकिंग सही भी है, ये भी एक वैल्यू के ऊपर डिबेट हो जाता है. रीजन का क्वेश्चन, माइंड का क्वेश्चन है, लैंग्वेज का क्वेश्चन, इन जिन भी कंसेप्ट के ऊपर अगर डिस्कशन होगा दैट डिस्कशन और दैट स्टडी इज कॉल्ड द स्टडी ऑफ फिलोसफी. फिलोसफिकल मेथड जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं इन प्रॉब्लम को. ठीक है. हाउ डज दे सॉल्व द प्रॉब्लम? क्वेश्चनिंग करते हैं उनसे, क्रिटिकल डिस्कशन करते हैं, रैशनल आर्गुमेंट एंड सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन. कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक के ऊपर उनके प्रोज का डिस्कशन करना, उनके कॉन्स का डिस्कशन करना, उनके प्रोज एंड कॉन्स, उनके लिमिटेशंस, उसके एडवांटेजेस को डिस्कस करना ही फिलोसफिकल मेथड्स है किसी भी चीज या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. क्लियर है ना? व्हाट इज द पर्पस ऑफ एथिक्स? एथिक्स इन्वेस्टिगेट करता है ऐसे क्वेश्चंस दैट फॉर एग्जांपल व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ पीपल टू लिव. क्या तरीका है कि जिससे एक इंसान अच्छी जिंदगी जी सके. अब ये बेस्ट वे टू लिव, अब ये जो बेस्ट वे है इसका जो डेफिनेशन है दैट इज इटसेल्फ इज वेरी प्रॉब्लमैटिक और वेरी डिबेटेबल. ठीक है. किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एक तरीका जो होता है वो सही होता है
अपनी लाइफ जीने का। द सेम डज नॉट वर्क फॉर द अदर पर्सन, ठीक है। सो वेस्ट वे अपने में बहुत सब्जेक्टिव टर्मिनोलॉजी है। अनदर एग्जाम्पल, व्हाट एक्शंस आर राइट और रॉन्ग इन पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस। मैंने आपको लव मैरिजेस का एग्जाम्पल दिया था। अगर आप 1950s की बात करो, दैट वाज अ रॉन्ग कंसेप्ट इन द सोसाइटी। आज की बात करो, ये बहुत ही करेक्ट कंसेप्ट है, मतलब सोसाइटी इवॉल्व हो रही है उस हिसाब से। इफ यू टेक 50 इयर्स आफ्टर फ्रॉम दिस टाइम 2026 आप 50 इयर्स ओल्ड हो, 2076, ठीक है। तो क्या 2076 में लव मैरिजेस होंगी? एब्सोल्युटली होंगी, और इवॉल्व हो चुकी होगी सोसाइटी। सो एथिक्स जो है उस पर्टिकुलर टाइम में इन्वेस्टिगेट करता है इस क्वेश्चन को कि कौन सा कंसेप्ट राइट है और कौन सा कंसेप्ट रॉन्ग है, कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, और कौन सा तरीका सही है पीपल के लाइफ जीने का। Ethics also seeks to resolve question on human morality by defining the concepts such as good and evil, right and wrong, virtue and vice, and justice and crime। आप देख सकते हो सब एक दूसरे का अपोजिट है। अगर कहीं पुण्य होगा तो वहीं पर पाप होगा, सिमिलर कंसेप्ट है। अगर कहीं गुड होगा तो वहाँ पर एविल होगा, कहीं पर राइट होगा तो वहाँ पे रॉन्ग होगा। एथिक्स इसी चीज़ को डिफरेंशिएट करता है कि हमें सोसाइटी को किस तरीके से ले जाना है और कौन सा चीज़ सही है, कौन सा गलत है। चलिए अब एक केस स्टडी के ऊपर आते हैं। अ वेरी फेमस केस स्टडी ट्रॉली डायलेमा का है। ट्रॉली डायलेमा के 2 केस स्टडीज़ हैं। सपोज़ योरसेल्फ कि आप ये पर्सन हो हू इज़ इन चार्ज ऑफ कंट्रोलिंग द लेवर कि ट्रेन इस रूट में जाएगा, कि ट्रेन इस रूट में जाएगी या फिर इस रूट में जाएगी, ठीक है? आप इस चीज़ को गवर्न कर रहे हो, कंसर्न कर। ट्रेन का जो प्रिस्क्राइब रूट है, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है? ट्रेन को इसी डायरेक्शन में जाना है और ये जो पटरी है, ये जो ट्रैक है, ये एक अबैंडन ट्रैक है, ठीक है? बट इस रास्ते में जाने पर क्या है, आपको ये दिखाई दे रहा है दैट यहाँ पर 5 लोग हैं, आपसे काफ़ी दूरी पे हैं, आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते हो और ना ही आपका आवाज़ पहुँच सकता है। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे 5 लोग हैं, वो कुछ पार्टी वगैरह कर रहे हैं। ये इस ट्रेन का नॉर्मल प्रिस्क्राइब्ड पाथ है और ट्रेन काफ़ी नियर बाय है और ये क्रॉस हो रही है एंड विदिन सम फ्यू मिनट्स ऑल द 5 पीपल विल गेट किल्ड। सो अब आप यहाँ पर ट्रेन के लीवर के इंचार्ज हो, व्हाट विल यू डू? क्या आप इन 5 लोगों को मरने दोगे या फिर आप कुछ अल्टरनेट सोचोगे? अल्टरनेट में ये है कि यहाँ पर एक डाइवर्जन लूप है, एक डाइवर्जन वाला ट्रैक है। आप इस ट्रैक पर इस ट्रेन को भेज सकते हो और इन कॉन्ट्रास्ट वहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है और एक पर्सन, अगर ट्रेन उस रास्ते में जाएगी तो इस पर्सन का डेथ हो जाएगा। अगर ट्रेन अपने नॉर्मल रूट पे जाएगी तो इन 5 लोगों का डेथ हो जाएगा। सो व्हाट विल यू डू? थोड़ा आप इस पे सोचो एंड देन आंसर योरसेल्फ। मैं भी इसके बारे में बताता हूँ। नाउ आप क्या करोगे? क्या आप इन 5 को मरने दोगे या फिर आप 1 को मरने दोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आप 1 को मरने देते हो। नहीं, पहले हम अल्टरनेट देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इन 5 को मरने देते हो। तो यहाँ पे 5 की रिसोर्सेज़ जो स्टेट की है वो खराब होगी। इनकी वजह से 5 फैमिलीज़, ये 5 फैमिलीज़ विल गेट डिस्ट्रॉयड। वेदर एज़ इन अदर सिनेरियो केवल 1 बंदे का जान जाएगा और 5 फैमिलीज़ जो है वो बच जाएँगी, केवल 1 फैमिली को इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? सो अगर आप इस डायरेक्शन में सोचते हो देन देयर इज़ अनदर थिंग दैट कैन ऐड अप हियर कि भाई ये जो ट्रेन का पाथ है, दिस इज़ अ डेज़िग्नेटेड पाथ। इस ट्रेन के पाथ पर आपको पहले तो होना नहीं चाहिए। अगर आप हो तो यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर। दीज़ ऑल द 5 पीपल आर एडल्ट्स, तो दे हैव टू बी सेल्फ अवेयर कि यहाँ पर ट्रेन आने वाली है और कुछ भी इनके साथ हो सकता है। इसके अलावा जो भी इनका फेट होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल ट्रेन आती है एंड दे क्रश हिम, तो इसका रिस्पॉन्सिबल तो ये 5 लोग हैं ना। एंड टेक द केस ऑफ दिस पर्सन, ये जो पर्सन है इससे पता है कि ये जो ट्रैक है एक अबैंडन ट्रैक है, ये इस ट्रैक के होकर के जा रहा है और इसका तो इसमें कोई गलती नहीं है। फॉर ये 5 लोग पार्टी कर रहे हैं, सो दे शुड फेस देयर ओन कॉन्सिक्वेंसेस। इस बंदे का क्या गलती है? तो ये काफ़ी डिबेटेबल केस स्टडी है दैट व्हाट शुड अ पर्सन डू। क्या वो ये पर्सन जो है इन पाँचों का उनका फेट डिसाइड करने दे या फिर इसका अनएथिकली इसका जान ले लो, ठीक है?
अनदर केस स्टडी, अनदर ट्रॉली डायलेमा का क्वेश्चन। पहले केस स्टडी में आप यहाँ पर लेबर इंचार्ज थे, आप दूसरे केस स्टडी में आप लेबर इंचार्ज तो नहीं हो, बट यू आर अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर से ट्रेन आ रही है, बहुत ही पास में है, और यहाँ पर आगे 4 लोग हैं, और सॉरी 5 लोग हैं, और ये 5 लोग ट्रैक पे बैठे हुए हैं। सिमिलर कंडीशन है, आप इनसे बहुत दूर हो, आप इनको आवाज़ दे रहे हो, आपका आवाज़ नहीं पहुँच रहा है, एंड ही कैन नॉट रीच टू दिस पर्सन बिफोर द ट्रेन रीचेस टू देम, ठीक है? सब आपको डिसाइड करना है दैट इज़ देयर एनी चांसेस कि आप इस ट्रेन को रोक पाओ या फिर किसी तरीके से ये 5 लोग बच पाएँ। यहाँ पर एक और इंडिविजुअल है, ये यहाँ से ऐसे क्रॉस कर रहा है। ये इंडिविजुअल जो है, ये बहुत ही हेल्दी है। मीन्स इसका बॉडी बहुत ज़्यादा वाइड है, ये काफ़ी फैला हुआ है और इतना ज़्यादा मोटा है दैट अगर आप इस बंदे को इस ट्रैक के ऊपर धक्का दे दो, तो ट्रेन इसके बॉडी में फँस के ऑटोमैटिकली रुक जाएगी। व्हाट विल यू डू इन दिस केस? क्या आप एक बंदे का जान को कुर्बान करोगे फॉर सेविंग द 5 लाइफ और सेविंग द लाइफ ऑफ 5 फैमिलीज़, और या फिर आप ये डिसाइड करोगे दैट लेट दिस 5 पर्सन डिसाइड देयर ओन फेट? सो ये भी एक ट्रॉली डायलेमा का है दैट व्हाट विल यू डू? यहाँ पर एब्सोल्युटली इस बंदे का तो कोई गलती नहीं है। ये तो इस रूट में है भी नहीं, ना तो ये ट्रैक पे खड़ा है। ये अपना नॉर्मल लाइफ जी रहा है, इसके भी फैमिली है, इसके भी बच्चे हैं, इसके भी माँ-बाप हैं, है ना? सो व्हाट विल यू डू? केस स्टडी नंबर 3, यहाँ पर एक नोबेल लॉरेट के लाइफ के बारे में एक केस स्टडी है। देयर आर 2 एमिनेंट मेन। पहला जो पर्सन है, ये एक नोबेल लॉरेट है फिजिक्स में। इसको फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। दूसरा जो पर्सन है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में। दोनों जो पर्सन है, दे बोथ आर क्रिटिकली इल, और एक को किडनी की ज़रूरत है, दूसरे को हार्ट ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। अज्यूम योरसेल्फ दैट यू आर अ सर्जन, आप एक सर्जन हो और आपको टोटल इम्यूनिटी है, लॉस है। यहाँ पर भी सिमिलर कंडीशन था कि अगर आप ट्रेन को किस साइड में भी मोड़ोगे, तो आपको एज यू विल नॉट बी चार्ज विथ एनी सच काइंड ऑफ अ क्राइम और कॉम्प्लिकेशंस, है ना? तो आप एक नोबेल लॉरेट हो और आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आप किसी तरीके से इन 2 एमिनेंट मेन का जान बचा सकते हो या नहीं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि ये ड्रंकन आदमी है। एक आदमी है जो काफ़ी ज़्यादा ड्रंक रहता है और वो अपने फैमिली के ऊपर भी बोझ है। अपने फैमिलीज़ को भी वो अच्छे से ट्रीट नहीं करता, ना ही उनके लाइवलीहुड के लिए कुछ अर्न करता है, एज़ वेल एज़ ही इज़ अ थ्रेट टू द सोसाइटी। सो यू हैव अ ऑप्शन कि क्या आप कुछ ऐसा करोगे दैट यू टेक एक पर्टिकुलर बंदे का किडनी और हार्ट, और आप इन 2 नोबेल लॉरेट जो फिजिक्स और मेडिसिन में है, इनमें ट्रांसप्लांट करो और इन 2 इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ से जान बचा पाओ। क्या आप एक ऐसा काम करोगे? और आप ये डिसाइड करोगे कि नहीं, मैं इस टाइप का काम नहीं करूँगा। बिकॉज़ आप सोच से देखो, ये जो भी बंदा कुछ ऐसा काम कर रहा है, या वो शराब पी रहा है या फिर वो किसी और तरीके के गलत काम कर रहा है, अनटिल एंड अनलेस वो कोई क्राइम नहीं कर रहा है, सो आपका कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता नहीं है कि आप जज करो कि वो बंदा सही है या वो गंदा बंदा गलत है, ठीक है? वहाँ पे पुलिस है, वहाँ पे जज है, कोर्ट्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि उस बंदे का ड्रंकन इंसान का क्या करना है। हू आर यू टू टेक लाइफ ऑफ समवन एल्स, और आप कौन होते हो डिसाइड करने को? सो आप अगर अज़्यूम करते हो एज़ अ सर्जन का रोल, सो व्हाट विल यू डिसाइड? ठीक है? आप इस बारे में सोचना। हमें तीनों केस स्टडीज़ को अगले वीडियोज़ में वापस से डिस्कस करेंगे, एंड आई विल गिव द आंसर ऑफ ऑल द 3 केस स्टडीज़। बेसिकली आप खुद ही सोचोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आएगा। एथिक्स इज़ नॉट साइंस। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? मतलब एथिक्स से जो प्रिंसिपल्स हैं, दे आर नॉट सि सॉरी एथिक्स से जो प्रिंसिपल है, दे आर नॉट सिमिलर टू साइंस के प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, टेक एन एग्जांपल ऑफ साइंस में सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2SO4, ठीक है? टेक अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, 5 + 5 = 10। नाउ कंसीडर अ सिचुएशन, आप आज से 2026 से आप 100 ईयर्स पहले चले जाओ, 2026 से आप 100 ईयर्स आगे चले जाओ। क्या ये मैथमेटिकल फॉर्मूला चेंज होने जा रहा है?
या फिर ये मैथमेटिकल साइंटिफिक फॉर्मूला चेंज होने आ रहा है या फिर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन चेंज होने आ रहा है। दोनों में से कुछ भी नहीं होगी, है ना? इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस कंट्री में आप रिसाइड कर रहे हो, किस प्लेस पे रिसाइड कर रहे हो, किस टाइम पे रिसाइड कर रहे हो, साइंस से जो प्रिंसिपल्स है, साइंस का जो फैक्ट्स है, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज। बट क्या एथिकल प्रिंसिपल में सेम रूल अप्लाई होता है? द आंसर इज नो। आज के समय पर जो एक नॉर्मल है, आज से कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले, कुछ सदियों पहले वो एक टैबू था। आज जो चीज़ टैबू हमें लग रही है, नो वन कैन से बट इन फ्यू इयर्स इट कैन बिकम अ न्यू नॉर्मल इन द सोसाइटी। So ethics is not science. You cannot compare ethics with science. You can compare oranges with oranges, but you cannot compare oranges with banana. हम इस एग्जाम्पल को अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। That we can compare oranges to oranges, but not banana. Clear? It is not possible to develop ethical principle which is as universal in nature as inert matter. H2 दैट इज हाइड्रोजन का फॉर्मूला H2 है, ये चेंज नहीं होने जा रहा, बट एथिकल प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं। द इनर्ट मैटर लाइक वाटर वुड हैव एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज, चाहे फिर वो किसी कंट्री में हो, किसी प्लेस में हो, किसी टाइम पे हो, वाटर का फॉर्मूला इज H2 और ये यूनिवर्सल ही रहेगा। बट जो ह्यूमन बिहेवियर है, ये इंसान के जेनेटिक्स के ऊपर, फैमिली के ट्रेडिशन के ऊपर, कंट्री के ऊपर, वो किस सोसाइटी में लिव कर रहा है उसके ऊपर, या फिर उससे फाइनेंशियल कंडीशन एटसेट्रा पे डिपेंड करती है। आपके जीन्स में अगर कोई हैबिट है, वो ट्रांसफ़र हो सकती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ऑल्सो फैमिली की जो ट्रेडिशन है, ये एक ह्यूमन बिहेवियर, ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी या फिर एक ह्यूमन के हैबिट को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं दैट अ मदर एंड अ फादर इज़ अ चाइल्ड फर्स्ट टीचर। हम जो अपने माँ-बाप से सीखते हैं, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहते हैं क्योंकि वो हमारे पहले शिक्षक थे। है ना? तो उसी तरीके से फैमिली के जो ट्रेडिशन है, ये ह्यूमन बिहेवियर को शेप करती है कि अपने बड़ों से, एल्डर्स से रिस्पेक्ट करना, अपने टीचर्स के सामने ओबीडिएंट रहना, डू नॉट क्रिएट इन्फ्लुएंस इन द सोसाइटी, अल्कोहल का सेवन ना करना, सिगरेट्स का सेवन ना करना। ये सब सबसे पहली टीचिंग कहाँ से मिलती है? ये फैमिली से मिलती है। एज़ वेल एज़ कंट्री, कंट्री हमारा बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करती है बिकॉज़ जो सोसाइटी है, दैट क्रिएट्स द कंट्री। हमारी सोसाइटी जिस हिसाब से रहेगी, हमारी फैमिली जैसी रहेगी, उससे सराउंडिंग्स में ही सोसाइटी वैसे रहेगी और सराउंडिंग्स से ही सोसाइटी में कंट्री भी वैसे रहेगी। फाइनेंशियल कंडीशन भी हमारी एथिकल वैल्यूज़, ह्यूमन बिहेवियर को शेप करती है। ह्यूमन बिहेवियर जो होता है वो हार्ड कोडेड नहीं होता है, बट ये अपने अकॉर्डिंग नॉलेज और सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। हमने इसके ऊपर काफ़ी डिस्कशन कर लिया है। नाउ देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन का जो नेचर है, उसमें दो एस्पेक्ट आते हैं। एक तो होता है हायर सेल्फ, व्हेन यू फॉलो योर स्पिरिट, आप एथिकली बिहेव कर रहे हो, आप सिर्फ अपने लालच में कोई काम नहीं कर रहे हो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर सेल्फ। लोअर सेल्फ तब होता है जब आप अपने सिर्फ अपने लालच में कोई काम करते हो एंड यू डू नॉट सी हार्म और बेनिफिट्स ऑफ अदर, ये लोअर सेल्फ होता है। लेट अस अंडरस्टैंड इन डिटेल, ठीक है? when you fi- when you follow your spirit, it is an example of higher self. For example, you have set a goal in life, आपने अपनी लाइफ में एक गोल निर्धारित किया, यू वर्क हार्ड, आप मोटिवेटेड हो, आप उसी तरफ से डेली उठ रहे हो और अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हो, एंड देन यू फोकस अपॉन हाउ टू अचीव ग्रेटर सक्सेस इन लाइफ। अल्टीमेटली ये सारी चीज क्या करेंगी? इट विल हेल्प यू टू अकम्प्लिश योर गोल, ठीक है? यू आर फॉलोइंग सम स्पिरिट, यू हैव सम स्पिरिट, यू आर मोटिवेटेड, यू आर एस्पायर्ड टू फॉलो दैट थिंग, ठीक है? ये एक एक्टिव इंसान का पहचान होता है, ये एक जिंदा दिल इंसान का पहचान होता है, एंड दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर सेल्फ। यू लिव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास अदर रिसोर्सेज हैं, आपके पास मटेरियलिस्टिक रिसोर्सेज हैं, आपके पास मनी है, आपके पास एकोमोडेशन, अपना घर है, ठीक है? आपके पास गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है। तब आप अगर समाज के लिए कुछ कर रहे हो, यू ओपन सम हॉस्पिटल, यू डू सम चैरिटी वर्क, यू डोनेट फॉर द ऑर्फनेज, आप अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम में अगर डोनेट कर रहे हो, यू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर,
ये एक बड़े दिल वाले इंसान की पहचान होती है, एंड दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हायर सेल्फ। यू लिसन टू योर वॉइस ऑफ कॉन्सेंस। वॉइस ऑफ कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतर आत्मा की आवाज। अंतर आत्मा की आवाज इन मेजॉरिटी ऑफ टाइम फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ये करेक्ट होती है, क्योंकि अंतरात्मा की आवाज हमें सिर्फ और सिर्फ ये सिखाती है कि क्या करना सही है। अंतरात्मा की आवाज कभी भी किसी लालच में किसी काम को करने के लिए सजेशन नहीं देती है। अगर हम अंतरात्मा की आवाज को जब दबाकर अपने डिजायर्स के लिए कोई काम करते हैं और वो अनएथिकल होता है, दैट इज अदर थिंग, बट वॉइस ऑफ कॉन्सेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो व्हेन यू लिसन टू योर वॉइस ऑफ कॉन्सेंस, ये एक हायर सेल्फ होने की निशानी होती है। यू लिव अकॉर्डिंग टू योर आइडियल्स। आपकी जो नैतिक सिद्धांत है, जो आपको फैमिली में टीच बचपन से सिखाया गया है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, कभी किसी से चोरी नहीं करना, अनऑनेस्टली, ये सारी जो आइडियल्स है, ये सारे जो सिद्धांत है, आप अगर उसके हिसाब से जीवन जीते हो, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हायर सेल्फ। क्लियर? हायर सेल्फ। नाउ लोअर सेल्फ। लोअर सेल्फ का मतलब होता है व्हेन यू डू नॉट लिव फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, व्हेन यू डू नॉट सी एनी इफ एंड बट्स, और आप सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए आप कोई काम को कर रहे हो, ये एक लोअर सेल्फ होने की निशानी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई काम कर रहे हो जिसमें किसी ह्यूमन के कोई डिसएडवांटेज है, उसके पैसों का लॉस हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ ब्रोकर, आपको पता है कि आप जो रूम अगर किसी को रेंट पे दिला रहे हो, वो जो रूम या फिर फ्लैट है, दैट इज नॉट कॉम्पैटिबल, उसका वैल्यू जो वो रेंट पे कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बट आपको सिर्फ ब्रोकरेज से मतलब है, और आप उसमें सामने वाले का तो नुकसान कर रहे हो, बट आप सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रीड की वजह से आप उसका नुकसान कर दे रहे हो। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लोअर सेल्फ। यू आर ओनली वर्किंग फॉर द डिजायर्स ऑफ योर बॉडी, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है? यू लिव फॉर द प्लेजर ऑफ सेंसेस। देर इज अ फास्ट फूड। हमें पता है फास्ट फूड खाने से हमारी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ठीक है? बट हमें किसी चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, एंड और आपको पता भी है कि इससे हमारे बॉडी को नुकसान होगा, बट आपको जस्ट फील गुड फैक्टर चाहिए, आपको कांस्टेंट डोपामिन रश चाहिए, और उस डोपामिन रश के लिए आप इन सारे चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ वीकर सेल्फ। मतलब अब ये काफ़ी कमज़ोर व्यक्तित्व की पहचान होती है। व्हेन यू ओनली केयर अबाउट योर ओन हैप्पीनेस, आपको कोई मतलब नहीं है कि आपके एक्शन से दूसरे लोगों के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लोअर सेल्फ। एंड व्हेन यू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज इन सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये एक इंसान को या तो हायर सेल्फ के में कैटेगराइज करती है या फिर लोअर सेल्फ में कैटेगराइज करती है। व्हेन यू फॉलो हायर सेल्फ, यू बिहेव एथिकली। एब्सोल्युटली, ये जितने प्रिंसिपल हैं, स्पिरिट को फॉलो करना, बेनिफिट करना दूसरों को, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस को सुनना और सिद्धांतों के हिसाब से जीना, ये जितने प्रिंसिपल है, दे आर एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है? व्हेन यू फॉलो लोअर सेल्फ, यू बिकम अनएथिकल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नाउ ये आपके लिए क्वेश्चन है, अभी मैंने पढ़ाया है। एथिक्स इज द स्टडी ऑफ गुड और एवल, राइट और रॉन्ग, वर्च्यू एंड वॉइस, ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर होगा? आप थोड़ी देर सोचो और फिर आंसर करो। द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि एथिक्स जो होता है हमें गुड और बैड के बीच में भी, गुड और एविल के बीच में भी सिखाता है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग भी सिखाता है, वर्च्यू एंड वाइस के बारे में भी सिखाता है। हमने फर्स्ट स्लाइड में ही शायद ये पढ़ा। द ग्रीक वर्ड एथिकोस और एथोस, इसका मतलब क्या होता है? फीलिंग, हैबिट, कस्टम और बोथ बी एंड सी। द आंसर इज हैबिट और कस्टम। हैबिट और कस्टम सिमिलर है, मैंने आपको बताया था। हैबिट का जो अपग्रेडेड वर्जन है, दैट इज कस्टम। ठीक है? सो आंसर वुड बी डी। क्लियर है? सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है मोरालिटी, बट मोरालिटी और लीगैलिटी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसमें ये फर्स्ट क्लास था। देयर वाज अ नीड ऑफ, मैं थोड़ा स्लो भी जा रहा था इसमें, और इसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने की भी चीज़ें काफ़ी थी। अब फंडामेंटल्स हमें पढ़ना है मोरालिटी के एंड लीगैलिटी के। लेट मी शो यू द स्लाइड्स, क्या-क्या टर्म्स है। मोरालिटी का इंट्रोडक्शन है, कॉइंसेंस के ऊपर हमें काफ़ी लंबा डिस्कशन करना है। गांधी जी के ऊपर एक डायलेमा है, उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो अपने नीड को लेकर के वो काफ़ी एक
मन की उलझन में फँसे हुए थे, फिर वो किस तरीके से अपने अंतरात्मा की आवाज़, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को उन्होंने सुना। ठीक है? फिर हम ईगो, सुपर ईगो इसको जानेंगे, इसके ऊपर एग्ज़ाम्पल देखेंगे एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्शियंस। ठीक है? इसके ऊपर भी हम फिर अच्छे से इसमें डिटेल डिस्कशन करेंगे, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस, क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस, लीगैलिटी, व्हाट इज़ लॉ एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। ठीक है? तो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। इफ यू आर हियर टिल द एंड, a huge round of applause for all of you for being focused for this much long of time. I think around more than 30 minutes हो गए हमें इस टॉपिक को पढ़ते हुए। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। आपको सिर्फ इतना करना है, जो मैंने पढ़ाया है आप उसको या तो एक बार आप वीडियो दोबारा देख करके रिवाइज कर लो, या फिर मैं पीडीएफ आप डाउनलोड करके आप उसको रिवाइज कर लेना। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। बाय।